हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आपके लिए एक बार फिर इस सीरीज में लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर के बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। और सिर्फ कंफ्यूजन ही नहीं रहता है, वो उस सवालों को गलत भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा से वही एनसीईआरटी में आपको एक लंबे लंबे पैराग्राफ देखने को मिलते हैं। अब इन लंबे पैराग्राफ को डिसाइफर करना, फिर उसका समेशन करके उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा डेटा बनाना जो कि आपके दिमाग में बैठा रहे हमेशा के लिए। देखिएगा मैं किस तरह से एक टेबुलेटेड फॉर्म में इस विज्ञान पथ के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक बेहतरीन पेशकश लेके आया हूं। नर्वस सिस्टम से है वो टॉपिक। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो टॉपिक क्या होगा बच्चों? आप सबको उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत परेशानी रही है और ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। जी हां, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। देखिए किस तरह से सबसे पहले जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स में, यानी कि अगर कोई इंपल्स है, कोई स्टिमुलस है, उसको नर्व के थ्रू पास होकर के इफेक्टर ऑर्गन या ब्रेन के उस पर्टिकुलर एरिया तक जाना है। तो कौन से ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस के थ्रू उसको गुजरना होगा कि वो स्टिमुलस से लेके वाया द लेंथ ऑफ द नर्व और फिर टीलोडेंड्रिया या उसके लास्ट पार्ट से होकर के इफेक्टर ऑर्गन या मसल्स तक पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना है बच्चों? आपको ऐसे 4 इवेंट्स, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन नामक 4 श्रेणियों में विभक्त कर देना है, डिवाइड कर देना है। 4 स्टेजें हो गई, ठीक, नर्व कंडक्शन की। तो पहली स्टेट लिखी है पोलराइजेशन या रेस्टिंग मेम्ब्रेन। देखिए हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि जब कोई भी स्टिमुलस नहीं होता, यानी इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, जो हमारे नर्व की मेम्ब्रेन है जिसे हम एक्सोलेमा कहते हैं, इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, फ्रीली परमिएबल टू पोटेशियम आयंस, ऐसा कहती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि सोडियम बाहर है, पोटेशियम एक्सोलेमा यानी नर्व के अंदर है, नेगेटिवली चार्ज्ड नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन नर्व के अंदर है। तो जब नेगेटिव चार्ज इनसाइड द एक्सोलेमा है और सोडियम बहुत सारा बाहर है, यानी बाहर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो देयर हैपेंस टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है नर्व के बाहर की मेम्ब्रेन में और नर्व के अंदर के एनवायरनमेंट के बीच में। एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी बन जाती है। इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या रेंज होती है, इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को धीमे धीमे करके बताऊंगा, शनह शनह बताऊंगा। पर बस आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पेन और पेपर जरूर लेके रखिएगा। आइए देखते हैं। जो सेकेंड स्टेज कहते हैं उसको कहते हैं कि नर्व डीपोलराइज हो जाती है। डीपोलराइज तब होती है नर्व जब कोई स्टिमुलस आता है और आकर के नर्व को स्टिमुलेट कर देता है। तो जैसे ही नर्व को ये स्टिमुलेट करता है तो ये जो सोडियम और पोटेशियम के वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल गेट्स हैं, इनकी परमिएबिलिटी में भी रिवर्सल हो जाता है। यानी कि इसका क्या मतलब क्या हुआ? क्या कह रहे हैं सर आप? क्या 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 कह रहे हैं सर आप? मैं ये कह रहा हूं कि पोलराइज स्टेट में क्या था, जो सोडियम था उसके लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल थी। तो पोलैरिटी के रिवर्सल का मतलब ये हो गया कि अब जब स्टिमुलस आएगा तो सोडियम के लिए परमिएबल हो जाएगी, रिवर्स हो गई, रिवर्सल। और पोटेशियम के लिए पोलराइज स्टेट में फ्रीली परमिएबल थी। तो डीपोलराइज स्टेट में, यानी स्टिमुलस के प्रेजेंस में, पोटेशियम के लिए इम्परमिएबल हो जाएगी। तो इसे कहते हैं पोलैरिटी का रिवर्सल। ठीक है, तो परमिएबिलिटी का भी रिवर्सल हो जाएगा
और उसकी वजह से पोलैरिटी का भी रिवर्सल हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद की जो स्टेज है वो वापस आने की स्टेज है कि ठीक है भाई, पोलराइज था पहले, फिर वो डीपोलराइज हो गया, वापस से रिपोलराइज हो गया। ठीक है, और इस प्रक्रिया में वो थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाता है तो उसको हाइपर पोलराइजेशन कह देते हैं। और हाइपर पोलराइजेशन बेसिकली, चलिए चूंकि एनसीईआरटी की परिधि से बाहर है तो उसका एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको संक्षेप में बता करके खत्म करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड। ये स्टेजें आपको याद हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी देर से जब आप इन स्टेजों को देख रहे हैं तो ये स्टेजें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, आइए, जैसा कि विज्ञान पथ पे हम हमेशा बताते हैं कि देयर हैज टू बी ए पिक्टोरियल डिपिक्शन, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूर होना चाहिए जो भी आप बच्चों को बताते हैं उसका। तो बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि आयनिक कंसंट्रेशन इन ईसीएफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी नर्व के बाहर का एनवायरनमेंट, और आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी कि नर्व के अंदर का एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में देखिए सोडियम की अधिकता दिखा रहा है। डायग्राम देखिए, बनाने की कोशिश करिए डायग्राम को। ये जो सचित्र चीजें हैं ना, जो चित्र नुमा है, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो एग्जामिनेशन में ये चित्र याद आते हैं आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पिक्चर यहां बनी हुई है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए तो इसमें आप देख करके क्या पाएंगे कि ये जो हरा वाला पूरा पोर्शन है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, और जो लाल रंग से यहां बना हुआ है वो इंट्रा सेल्यूलर यानी नर्व के अंदर का एनवायरनमेंट है। तो आप यहां पे देखेंगे कि नॉर्मल कंसेप्ट क्या है कि जब स्टिमुलस का एब्सेंस है, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, तो उस दौरान क्या हो रहा है कि सोडियम के लिए सोडियम चैनल्स जो हैं वो तो एकदम ब्लॉक्ड हैं और पोटेशियम चैनल बिल्कुल फ्री है। तो उससे हो क्या रहा है कि पोटेशियम नर्व के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जा रहा है, जबकि सोडियम की मात्रा हरे वाले पोर्शन में यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बढ़ जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक पंप भी होता है जिसको कि हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये सोडियम पोटेशियम पंप जब नर्व रेस्टिंग स्टेज में होती है, जब स्टिमुलस का एब्सेंस होता है, तो ये 3 सोडियम को नर्व के बाहर फेंकता रहता है और 2 पोटेशियम को नर्व के अंदर फेंकता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है ना, ये मेंटेन रहता है। तो इसी वजह से जो पोलैरिटी है, ये सोडियम का कंसंट्रेशन देखिए बाहर ज्यादा हो गया, और चूंकि पोटेशियम को वो पंप अंदर फेंक रहा था तो अंदर पोटेशियम ज्यादा हो गया। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जिसकी मैंने लेक्चर के शुरू होने से पहले भी बात की थी, नर्व के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन डिफ्यूजिबल इन नेचर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, मतलब इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये नर्व से बाहर नहीं निकल पाते, डिफ्यूज जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से ये हमेशा नर्व के अंदर ही रह जाते हैं। तो जब ये नर्व के अंदर ही रह जाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं नर्व के अंदर। सो व्हाट हैपेंस, अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ऑल द मोर एक बैटरी बन जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या कहते हैं आप लोग उसको, वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में आपको ये बताया गया है। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी स्लाइड का क्या कहता है। बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 जो आपको याद रखना है, डिफरेंट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में बात किया गया है। अगर आप फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल याद हो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उसमें हमने फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनाई थी और बीच बीच में प्रोटीन के चैनल्स नहीं बनाते थे, इंटीग्रल प्रोटीन के चैनल्स, वही ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स हैं यहां पर। आयनिक मोइटीज के ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रोटीन चैनल्स का ही होना आवश्यक है। पोलर है, फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो नॉन पोलर है। अब ये पोलर नॉन पोलर वाला चक्कर अभी रहने देते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि जो आयंस है उनका डिफ्यूजन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ही हो सकता है सेल के अंदर। ठीक, आइए देखते हैं।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आयन चैनल्स या लीक चैनल्स होते हैं। नंबर एक, लीक चैनल्स को मारिए गोली। लीक चैनल्स का तो सीन ये है कि ये हर समय ही ओपन होते हैं, तो थोड़ा बहुत लीकेज होता ही रहता है, हर समय ओपनिंग है। जो हमें याद रखना है वो है सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, इनको दोनों नाम से जान सकते हैं। एटीपीएस पंप का मतलब ये है कि अब जब पंप चल रहा है तो देयर हैज टू बी एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन इट, तो इसी वजह अब वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होती है, तो हम उसको एटीपीएस पंप भी कह सकते हैं। बहरहाल एक सोडियम पोटेशियम पंप है हमारा, ठीक है, ये भी वर्किंग है और मैंने इसका आपको बताया भी था। देखिए 3 सोडियम को बाहर कर रहा है और 2 पोटेशियम को एक्सोलेमा या नर्व मेम्ब्रेन के अंदर पुश कर रहा है, ठीक। और इस चीज में एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। देन यू हैव सम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट आयन गेटेड चैनल्स, यानी वोल्टेज आएगी या उसमें चेंज होगा तो ये अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट आयन गेटेड चैनल्स। वोल्टेज के में डिफरेंस हो, -70 मिली वोल्ट होगा तो इम्परमिएबल है, वही +30 मिली वोल्ट हो जाएगा तो उसी आयन के लिए वो परमिएबल हो जाएंगे। ये सारी चीजें आएंगी, तो इसीलिए इनको कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम या पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक। तो ये एक कंसेप्ट अपने दिमाग में आप और बना के चलिए। सबसे पहला याद है ना वो 4 जो मैंने बनाए थे, पोलराइजेशन, तो हम उसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि पोलराइजेशन के दौरान एक्चुअली में होता क्या है। पोलराइजेशन के दौरान क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड एंड पॉजिटिव फ्रॉम आउटसाइड। 3-4 बार तो मैंने बता ही दिया इस लेक्चर के शुरुआत होने पर ही कि बाहर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड है -70 मिली वोल्ट का, एवरेज जो है -60 टू -85 मिली वोल्ट का रहता है। तो मैग्नीट्यूड भी डिस्क्राइब कर दिया, हालांकि वो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज को बहुत हैम्पर नहीं करना चाहिए। आपको इस चीज में नहीं, आपको इस चीज में दिमाग लगाना है कि भाई जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी क्रिएट हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि स्टिमुलस के एब्सेंस में क्रिएट हुआ था। कोई स्टिमुलस नहीं था, नर्व रेस्ट कर रही थी, बड़े आराम से थी, बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, बस सही है, सब सही है। अब देखिए जनरेशन में अब फिजियोलॉजी क्या है। सोडियम वोल्टेज गेटेड, अब फिजियोलॉजी ऑफ नर्व है, ईसीएफ का है। अब देखिए क्या चीज ओपन है, क्या चीज क्लोज है। आइए देखते हैं क्या क्या क्लोज है। ये देखिए, जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज था, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज है। किस तरह से एटीपी सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव रहेगा। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, देखिए धीमे धीमे करके देखते रहिए, कोई भी जल्दी नहीं है। इस एटीपी से एडीबी बना, फॉस्फेट की एनर्जी गई, इस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, देखते रहिए आप, धीमे धीमे क्या क्या चेंजेस आते जाएंगे। द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू नेगेटिविटी ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन। एक्सॉन को मैंने बताया था कि वो नेगेटिव क्रिएट होती है, तो नेगेटिविटी के रीजंस क्या हैं। लीक चैनल्स हटा दीजिए, लीक चैनल हमेशा ही खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, चाहे नर्व पोलराइज हो, रीपोलराइज हो, डीपोलराइज हो, ये लीक चैनल्स हमेशा ही ओपन रहेंगे। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इज वर्किंग, पोलराइज स्टेट में सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता रहता है, और इसकी वर्किंग की वजह से क्या होगा, सारा सोडियम बाहर चला जाएगा और 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मोइटीज, जो कि यहां पे लिखा हुआ है।
तो ये फैक्टर्स आपसे ए बी सी करके पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटेन द नेगेटिविटी इनसाइड द एक्सोलेमा। तो ये तीन हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, जो चौथा होगा वो सही ऑप्शन होगा। अब एक ऐसा चार्ट बच्चों आप लोगों को याद रखना है, ये चार्ट जो है वो आपको याद रखना है कि देखिए इसमें लीक चैनल्स में टिक लिया हुआ है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज में सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है, सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज रहते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस है मिलीवोल्ट में, आप देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट का है। सोडियम पोटेशियम पंप इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन। तो अगर मेन एट्रीब्यूशन पूछा जाए कि भाई नेगेटिव चार्ज का एट्रीब्यूशन क्या है, मेन फैक्टर उन तीनों में, तो वो सोडियम पोटेशियम पंप ही है, ठीक है, जो कि नेगेटिविटी इनसाइड और पॉजिटिविटी आउटसाइड एंड हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करने का जो मेन कारक है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सेकेंड स्टेज आ जाती है बच्चों डीपोलराइजेशन की। दूसरा पायदान जो हमारा वो डीपोलराइजेशन का है। डीपोलराइजेशन के पायदान में देखे क्या होता है, आइए देखते हैं बच्चों। स्टिमुलस जाता है आ जाता है स्टिमुलस, मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड फ्रॉम इनसाइड, पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड एंड नेगेटिव फ्रॉम। पोलैरिटी रिवर्स हो गई क्योंकि परमिएबिलिटी रिवर्स हो गई थी, क्योंकि वोल्टेज में चेंज आ गया था। तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम और पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो परमिएबिलिटी चेंज कर देते हैं। परमिएबिलिटी के चेंज करने की वजह से आयंस का फ्री मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। डीपोलराइज्ड स्टेट में क्या है, बाहर नेगेटिव कंपैरेटिवली अंदर पॉजिटिव। आइए देखते हैं, वर्ड यूज किया कंपैरेटिवली, सापेक्षित। देखिए साहब ये स्टिमुलस आ गया यहां पर, ये स्टिमुलस इस तरह से आ गया यहां पर, ये देखेंगे आप, ये सोडियम पोटेशियम पंप हो गया क्लोज, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो गए ओपन, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल अभी भी क्लोज है। ये याद रखिएगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल सिर्फ रीपोलराइजेशन में ही खुलता ही है, ये बाकी तीनों जगह बंद रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए अब यही सब सवाल है, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। तो इसको आप डिसाइफर तब कर ही पाएंगे जब आप इस तरह के टेब्यूलेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी तक आपने पढ़ी नहीं थी ये चीज। देखिए क्या कहते हैं, स्टिमुलस आ रहा है, देखिए ऊपर फ्यू सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर ओपन, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है, चीजें हो रही हैं। देखिए यहां पर जस्सी अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्यू, इनफ्लक्स ऑफ फ्यू सोडियम आयंस कॉजेस चेंज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आ गया, -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट, यानी 15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब थोड़े से सोडियम चैनल्स जो हैं, जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर डिफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से इट स्टिमुलेट्स द ओपनिंग ऑफ मोर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो इस -15 मिलीवोल्ट को बेटा कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस विच इज नीडेड टू create a massive influx of sodium ion inside the exolema। आपने ये चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी तो पढ़ी होगी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। पढ़ा हुआ ना ये चीज, तो ठीक उसी कंसेप्ट पे यहां पर ये भी है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज विच इज नीडेड टू एक्साइट अ मेम्ब्रेन सो दैट इट कैन ओपन ऑल इट्स सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ओके। तो आपने अब तक ये पढ़ लिया यहां पर कि एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि -15 मिलीवोल्ट का मिनिमम होना चाहिए, इससे कम होगा तो नर्व एक्साइट नहीं होगी, इससे ज्यादा कितना भी हो नर्व एक्साइट ही होती चली जाएगी।
तो आपको ये याद रखना है कि देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ -15 मिलीवोल्ट, ताकि आप नए, या आप कहें कि मोस्ट ऑफ द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज विच इज नीडेड इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही लगेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप को बिल्कुल क्लोज, चुपचाप है। स्टिमुलस के प्रेजेंस में ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं और वो ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो हमेशा क्लोज रहेंगे, और सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये भी क्लोज ही रहेगा। इसको टेबुलेटेड फॉर्म में बनाया हुआ है, देखिएगा भी आप थोड़ी देर में। देखिए किस तरह से इन्फ्लक्स हो रहा है बहुत सारे सोडियम आयंस का, और अंदर किस तरह से ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता चला जा रहा। देखिए भाई और बहनों, बाहर नेगेटिव क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल का सेटअप हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड +30 से लेकर के +45 मिलीवोल्ट तक का होता है। तो ये सफर -70 से लेकर +30 यानी 100 मिलीवोल्ट का सफर है ये। आप नेगेटिव लाइन पर चलते चले जाइएगा और देखते चले जाइएगा चीजों को। अब देखिए क्या कहता है कि स्टिमुलस इंड्यूस बाय ओपनिंग ऑफ फ्यू वोल्टेज गेटेड चैनल्स, कुछ सोडियम गेटेड चैनल्स, फ्यू सोडियम गेटेड चैनल के स्टिमुलस इंड्यूस्ड which increases the permeability of axonal membrane for sodium ions। देखा आपने, जब -15 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस लगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगा, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की परमेबिलिटी सोडियम के लिए बदल गई। नॉर्मली रेस्टिंग स्टेज में मैंने आपको बच्चों बताया था कि सोडियम के लिए इम्परमिएबल होती है, लेकिन जब इसकी पोलैरिटी में आपने 15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस ले दिया, इसके वोल्टेज में, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के वोल्टेज में -70 से आपने लगभग इसको -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचा दिया, तो इसकी परमिएबिलिटी सोडियम आयन के लिए बदल गई। अब ये और सोडियम आयन अंदर लेने लगा, जिसकी वजह मूल स्वरूप फलतः क्या होगा, द पोटेंशियल रीचेस टू फ्रॉम -70 टू -55, 15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो गया। This potential now reached is referred to as threshold potential, ये आप जानते हो, and the change of +10 to +15 millivolt is referred to as threshold stimulus। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, बता तो चुका ही हूं मेरे बच्चों, तुम लोगों को बताने के लिए ही तो हूं मैं यहां। As the threshold potential is reached, जैसे ही threshold potential reach होता है, a large number of sodium voltage gated channels become active, leading to rapid influx of sodium ions। पहले थोड़े से वोल्टेज चैनल खुले, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, बाद में बहुत ज्यादा अचानक से पूरी बाढ़ आ गई, ड्यू टू विच द मेम्ब्रेन्स पोलैरिटी गेट्स रिवर्स्ड, रिवर्सल हो गया पोलैरिटी का रिवर्सल हो गया, and hence it is known as a depolarized membrane। अब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। तो आपसे बच्चों नीट में सवाल कैसे पूछेगा कि डीपोलराइज मेम्ब्रेन में पोलैरिटी कैसी होती है, तो आप कहेंगे बाहर नेगेटिव होती है, अंदर पॉजिटिव होती है डीपोलराइज स्टेट में। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहेंगे कि बंद, तो आप कहेंगे कि सर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो ओपन रहेंगे डीपोलराइज स्टेट में, लेकिन पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहेंगे, और सोडियम वोल्टेज पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम जो पंप होगा एटीपीएस पंप, वो भी बंद रहता है, उसकी भी एक्टिविटी नहीं होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस नाउ अचीव्ड इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है बार बार मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है आपको जानने की, वो +30 से +45 मिलीवोल्ट के बीच में होती है। ठीक है। अब क्या कह रही है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, आप देख लीजिए यहां पर एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, यानी डीपोलराइज स्टेट में लीक चैनल को तुम्हारे गोली, सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है, लेकिन पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर मेम्ब्रेन
पोटेंशियल विद वैल्यू MW इनसाइड स्टिमुलस आया। देखिए आयंस रेस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ सोडियम। आप याद रखेंगे कि नेगेटिव चार्ज के लिए, एक्सोलेमा के अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए जो चीज, जो मोइटी रेस्पॉन्सिबल थी, वो क्या थी? वो क्या थी? सोडियम का इनफ्लक्स। यानी कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं और कह क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक तो ये पेंसिल की जो नोक है इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। मैं कहने की जो कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि अंदर बहुत सारे प्रोटीन थे नेगेटिवली चार्ज्ड, अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा था, बाहर सोडियम बहुत ज्यादा था। ठीक है, ऐसा सीन था। ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे। ठीक, अब स्टिमुलस आएगा। अब क्या होगा? स्टिमुलस आएगा, सोडियम जो है वो अंदर चला जाएगा, सोडियम जो है वो अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सोडियम का जो इनफ्लक्स है यही रेस्पॉन्सिबल है डीपोलराइजेशन के लिए। देखो बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप, दो चीजें आपको याद रखनी है। सोडियम पोटेशियम पंप mainly responsible is mainly responsible for maintaining the पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे आप देख रहे हैं कि आयंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन आर सोडियम आयन। तो इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा आप। एक स्लाइड पहले मैंने वो चीज आपको बताई थी ना कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है इट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वही यहां पर क्या कर रहे हैं, सोडियम आयन जो है ये पोलैरिटी के रिवर्सल के लिए बहुतायत रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। पोटेशियम नहीं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स नहीं, पर सोडियम आयंस आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल। इस चीज को याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। देखिए -70 मिलीवोल्ट का एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगा, थोड़े से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से आपको +10 टू +15 मिलीवोल्ट का देखने को मिलता है चेंज। इसके बाद क्या है, अब जब -70 में +15 डालेंगे तो ये +60 टू -55 मिली -60 टू -55 मिलीवोल्ट तक का पहुंच जाएगा। अब इस समय पर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कैंसल्स आउट फर्स्ट ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, बहुत तेजी से 0 मिलीवोल्ट, और उसके बाद, और यही मैं आपसे कह रहा था कि ये जो टोटल जर्नी है 70 से लेके +30 तक, ये 100 मिलीवोल्ट की जर्नी है। -70 से पहले 0 होगा और 0 से होगा +30। तो ये और ये पूरा 100 मिलीवोल्ट की जर्नी होती है। तो रैपिड इन्फ्लक्स की वजह से सोडियम आयन ये यहां पर ओवरशूट कर गया ड्यू टू मैक्सिमम सोडियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड एक्सॉन। बहुत तेजी से जो सोडियम आयन है उनका इन्फ्लक्स होने लगा था। तो ये भी एक बेहतरीन फ्लो चार्ट है। तीसरा है रीपोलराइजेशन। याद है ना, पहला पोलराइजेशन था, दूसरा डीपोलराइजेशन था, और तीसरा है रीपोलराइजेशन बच्चों। तो रीपोलराइजेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स गेट क्लोज्ड।
भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स होने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को रोक दिया कि बस अब और सोडियम अंदर नहीं आ सकता। और फिर क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल पहली बार ओपन हुए, सोडियम वालों को कर दिया गया बंद कि भैया आप आ गए बहुत, और अब पोटेशियम जो बहुत देर से चुप था उसका खुलेगा मुंह। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द पोटेशियम डिफ्यूजेस आउट। भाई अंदर इतना ज्यादा पोटेशियम इकट्ठा हो गया था कि वो एकदम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत तेजी से बाहर जाएगा। एंड द मेम्ब्रेन outside the membrane and the potential of -70 millivolt is again reached। बहुत सारे पोटेशियम के आउटफ्लक्स की वजह से अंदर फिर नेगेटिव चीजें, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है एंड मेम्ब्रेन अगेन बिकम्स रीपोलराइज्ड, क्योंकि -70 का जैसे ही रीच होगा वैसे ही पोलैरिटी खत्म हो जाएगी, और पोलैरिटी खत्म हुई और इतनी ज्यादा खत्म हुई कि नेगेटिव चलती चली गई और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को उसने अटेन कर लिया। एंड द इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर स्टिम्युलेशन। अब नर्व तैयार है दूसरे स्टिमुलस को लेने के लिए। द टाइम टेकन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द पोटेंशियल इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसका कंसेप्ट यही है कि दो साइमल्टेनियस स्टिमुलस के बीच में एक टाइम गैप होता है। अगर जल्दी जल्दी आप स्टिमुलस दे देंगे तो नर्व उसको कैप्चर नहीं कर पाती है, नर्व को एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है दूसरे स्टिमुलस के लिए तैयार होने में। ठीक है, तो वही चीज यहां पे दी हुई है कि द पीरियड बिटवीन द टू साइमल्टेनियस स्टिमुलस between which the nerve conditions itself for receiving the next stimulus is known as refractory period। ये देख लीजिए रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया सोडियम पोटेशियम पंप चालू हो जाएगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएगा और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। देखिए फिर एटीपी का इस्तेमाल हुआ, एटीपी चली गई सोडियम पोटेशियम पंप पर, एटीपीएज एक्टिविटी होने लगी जिसकी वजह से फिर सोडियम बाहर जाना शुरू हो गया, पोटेशियम अंदर आना शुरू हो गया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि पोटेशियम आयन इतना ज्यादा हो गया था कि पोटेशियम आयन के खुलते ही देयर विल बी अ रैपिड इफ्लक्स, बाहर चलता चला जाएगा, पोटेशियम बहुत तेजी से बाहर चलता चला जाएगा और फलस्वरूप क्या होगा, देखिए बाहर पॉजिटिव चार्ज इट इज अगेन रीस्टोर्ड और अंदर हो जाएगी नेगेटिव, और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में रीपोलराइजेशन में, जिसको कि -70, यानी अगेन दैट नर्व बिकम्स पोलराइज्ड। नाउ द न्यूरॉन इज प्रिपेयर्ड फॉर रिसीविंग द कंसिक्वेंट द फर्दर स्टिमुलस। नए स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए नर्व वापस से तैयार हो जाती है। अब स्टेबुलेटेड फॉर्म को फिर से देख लीजिए। रीपोलराइजेशन के केस में क्या है, लीक चैनल्स तो ओपन ही रह रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप ये ओपन हो गया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल इस बार ओपन है। -70 मिलीवोल्ट की ये वैल्यू है ड्यू टू रैपिड इफ्लक्स आउटफ्लो ऑफ द पोटेशियम आयंस फ्रॉम द एक्सॉन, ये रीच होता है। तो जो तीसरी बार में -70 रीच होता है वो पोटेशियम की वजह से होता है। पोटेशियम के आयंस गेटेड चैनल्स के खुल जाने की वजह से बहुत सारा पोटेशियम बाहर चला गया, तो एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है इनसाइड। तो इस बार जो पोलैरिटी क्रिएट हुई थी, इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है रीपोलराइजेशन में, इट वाज ड्यू टू रैपिड इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आपने देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोलैरिटी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिर आपने ये देखा डीपोलराइजेशन में कि सोडियम आयन का जो मूवमेंट है इट वाज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पॉजिटिव एनवायरनमेंट इनसाइड द एक्सोलेमा। और अब आप ये देख रहे हो कि रीपोलराइजेशन के केस में अंदर नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल का ओपन होना प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे इतने जो कंसेप्ट मैंने अभी बच्चा आपको बताया है,
इससे इतने अच्छे सवाल क्रिएट हो सकते हैं कि अच्छे से अच्छा बच्चा वहां ढेर हो जाए, जब तक कि आपके अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते। तो मेरी इस बात को बार बार बैक करके अपने चैनल पर देखो, इस YouTube चैनल पे बैक बटन दबाओ, और जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, इन 3 चीजों को ध्यान से सुनो कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और वापस से पोलराइजेशन, इन तीनों के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल इवेंट कौन कौन से हैं। देखिए ये एक चार्ट बना दिया गया आप लोगों के सामने बच्चों, -70 मिली वोल्ट है, यहां पर जो एरिया है देखिए, यहां से यहां तक आया तो इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कह दिया। यहां पर फ्यू सोडियम वोल्टेज, सोडियम चैनल्स खुले थे, यहां से यहां तक में फ्यू, लेकिन एक बार जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रीच हो जाता है तो सारे वोल्टेज, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, और सारे खुल जाएंगे तो इतना ज्यादा, यहां तक +30 तक, इतना पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। इस स्टेज को कहते हैं बेटा डीपोलराइज। ये था डीपोलराइजेशन, यहां पर पोलराइज था, ये पोलराइज था। उसके बाद क्या होता है, जब +30 मिली वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एट दिस पॉइंट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो जाएंगे बंद, और पोटेशियम जो है उसका इफ्लक्स होने लगेगा, बहुत तेजी से बाहर जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव पोटेशियम आयन बाहर जाने लगता है, बहुत तेजी से जो पॉजिटिव है वो कम होने लगेगा इनसाइड द एक्सोलेमा, क्योंकि सारा का सारा पोटेशियम का इफ्लक्स हो गया ना, तो उसकी वजह से बहुत तेजी से डिफरेंस गिरता है, और गिरता चला जाता है, -70 से नीचे भी कभी कभी चला जाता है। जैसे पानी में बॉल को फेंकिए, पानी में बॉल को फेंकिए तो नीचे जाती है थोड़ी देर, फिर ऊपर आ जाती है कि नहीं। तो ये वही है हिस्सा, हाइपर पोलराइज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और एक्स एक्सिस पर जो टाइम बता रही है, इसे कह देते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक्स एक्सिस के टर्म्स में। ये टाइम है ना, टाइम इन मिली सेकेंड्स, तो ये जो है इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कह देते हैं, जब जो नर्व है वो हाइपर पोलराइज स्टेट से वापस पोलराइज स्टेट तक आती है। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट है, और आपको पता है क्या करना है। हमारे यहां पर मैन टू मैन आप आइए, अपने सवालों को पूछिए हमसे, किसी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज हम लोगों से कंसिडर करिए, और शर्माइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ विज्ञान पथ में यू पीपल नो इट कि हम इंडिविजुअल अटेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, और ये कभी भी नहीं देखते कि कौन सा बच्चा, इस बेसिस पे कभी भी नहीं सेग्रीगेट करते हम कि कौन सा बच्चा अच्छा है और कौन नहीं अच्छा है। हम चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा ये होती है कि हमारे यहाँ आने वाला हर बालक डॉक्टर बने, ऐसा हम चाहते हैं। तथास्तु बच्चों, जय हिंद।